हेलो एवरीवन। तो हम लोग साथ में थे भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के साथ में, जिसका जिक्र 12 से 35 अनुच्छेद के मध्य किया गया है। और उसमें हम सबसे पहले देख रहे थे समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। और आर्टिकल नंबर 14 को हम लोग देख रहे थे, जो कि है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि नियम कानून सबके लिए समान होंगे, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए सबके लिए नियम कानून सेम होंगे। और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है कि समान स्थितियों में सबके साथ सेम व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि समान स्थितियां नहीं हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ सेम व्यवहार किया जाए। यानी कि वही कॉन्सेप्ट आता है पिछले वीडियो में जो हम बात कर रहे थे कि जैसे एक घर में कोई लड़का लड़की है तो लड़की को अक्सर कम पढ़ाया लिखाया जाता था, ये बोल के कि फ्यूचर में तो शादी करनी ही है। यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी तो सेम प्रोवाइड कराई ही नहीं जा रही थी। तो हम कैसे बोल सकते हैं आगे की वो। तो आज का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा भी इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि आरक्षण को लेके ज़्यादातर यंगस्टर लोग इससे खफा रहते हैं कि जो SC ST OBC हैं उनको आरक्षण क्यों दिया गया है, उनको थोड़ी प्रायोरिटी क्यों दी जाती है नौकरियों में या दूसरी चीज़ों में। यंगस्टर जो है वो ये वाली बात करते हैं कि सबको सेम समझा जाना चाहिए। परंतु हमें ये यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि इतने सालों से पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में और आज भी स्वतंत्रता के बाद भी आज 70-72 साल होने को हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, परंतु आज भी क्यों मतलब वो संरक्षण की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हमने आज तक उनको ये समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की है। हम उनको मेन स्ट्रीम में लाने में असफल रहे हैं, इसलिए वो ज़रूरत है। बोलने का मतलब ये है कि हमने उनको इतना दबा दिया है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई का अधिकार जो था वो सो कॉल्ड ब्राह्मण और क्षत्रियों को होता था, बाकी शूद्रों को नहीं होता था। तो वो कैसे मेन धारा में आ पाएंगे? जब कोई एजुकेटेड ही नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे अधिकार क्या है, वास्तविकता में ज़िंदगी क्या है? तो उस फेज़ से 0 से 100 तक आने के लिए कुछ तो चाहिए ना। आज हम एकदम से बोलेंगे कि सीधा 100 पे आ जाओ, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो उसको 0 से यहाँ तक चढ़ने के लिए जो टाइम लगेगा, अभी भी हम स्थिति में नहीं है कि सबको बराबर बोल सकें। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी उनको, ये मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो यही है वो चीज़ कि यदि एक बार हम उनको मेन स्ट्रीम में ले आएंगे, उनको समान स्थितियां दे देंगे, फिर उनके साथ अगर कोई अन्याय होता है तो वो गलत है। यानी कि तब वो सम्मान हो जाएंगे। तो सम्मान के साथ सम्मान व्यवहार ही होना चाहिए, अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए, तब हम वो बात कर सकते हैं। तो अभी जो इसका प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है विधि के समक्ष समता, वो थोड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट इस बात में कि सभी के लिए एक ही नियम कानून है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, गरीब अमीर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है विधियों का समान संरक्षण, वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि सबको पहले एक समान स्थितियाँ प्रोवाइड कराई जाएगी, फिर उसके बाद सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो हम लोगों को अभी यहाँ से यहाँ आने के लिए बहुत ही तो पॉलिटिकल विल इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटिकल विल के साथ साथ यंगस्टर को भी समझना चाहिए कि क्यों इस चीज़ की ज़रूरत है। हम लोग लिटरेट हो चुके हैं, बट रियलिटी में
वो लिटरेसी नहीं है, क्योंकि लिटरेसी का मतलब सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं होना चाहिए। लिटरेसी का मतलब जब तक व्यवहारिकता में नहीं आएगा, सिर्फ किताबें पढ़ लेने से नहीं होगा, जब तक वो हमारे व्यवहार में नहीं दिखेगा तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बैक टू आवर आर्टिकल नंबर 15। देन हम आर्टिकल नंबर 15 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 15 में बोला गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। यानी कि इसमें बोला गया है कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान देने वाली बात है, केवल इन आधारों पे विभेद नहीं करेगा किसी के भी साथ में, दूसरे कोई आधार हो सकते हैं। और राज्य की डेफिनेशन मैंने आपको आर्टिकल नंबर 12 में बता दी थी कि राज्य क्या है। यानी कि भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, ये सब लोग कोई भी नियम कानून यदि बनाते हैं तो इन आधारों पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, ये बोला गया है। पहले क्या होता था, जैसे इसकी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसमें बोला गया है कि राज्य किसी को भी तालाब, पोखर, कुआं, होटल, मनोरंजन स्थल, इन जगह जाने से नहीं रोकेगा। और राज्य से जो निधि पोषित हैं, यानी कि राज्य ने जिसको एड दी है, उन जगहों पे जाने से कोई भी व्यक्ति को राज्य नहीं रोकेगा, या कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं रोक सकता। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट व्यक्तियों के लिए भी है और राज्य के लिए भी है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की डेफिनेशन में ये सब चीज़ें देखी थी, बट पर्सन नहीं देखे थे। तो आर्टिकल नंबर 15 राज्य एज वेल एज एन इंडिविजुअल दोनों के लिए है। जैसे कि क्या होता था पहले कि कोई गांव है, वहाँ पे कोई कुआं है, ठीक है, सार्वजनिक कुआं है, कोई भी वहाँ से पानी ले जा सकता है। तो होता क्या था कि सो कॉल्ड जो हायर जाति हैं उनका वर्चस्व बहुत रहता था। तो जब उनका वर्चस्व होगा तो दूसरा कोई निम्न जाति वाला वहाँ पानी भरने के लिए आएगा तो उसके साथ भेदभाव होता था। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि तालाब, पोखर, कुएं, होटल, मनोरंजन के स्थल, दुकान, इन जगह पे जाने से ना राज्य रोकेगा किसी भी व्यक्ति को, ना ही कोई व्यक्ति विशेष किसी को रोक सकता है या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। बट हम आज क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं कि फ़ीमेल्स के लिए कुछ कुछ जगह पे रिज़र्वेशन होती है। जैसे पंचायतों में हम देखते हैं कि फ़ीमेल के रिज़र्वेशन है, तो वो क्यों है? तो इसी के आर्टिकल नंबर 15 के 3rd क्लॉज में दिया गया है कि राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ ज़रूरी प्रोविज़न कर सकता है। तो इसी के अंडर हम देखते हैं कि जो आज पंचायतों में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, वो देखते हैं हम क्यों, क्योंकि महिलाओं के साथ भी पहले के टाइम में बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता था। अनेक मुद्दों पे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम सीधा पॉइंट पे ही बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 15 का जो हम 4th क्लॉज देखते हैं उसमें बोला गया है कि राज्य शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए ज़रूरी प्रोविज़न कर सकता है। शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हम अधिकतर क्या देखते हैं, SC STs देखते हैं, ठीक है। SC ST के लिए ज़रूरी प्रोविज़न कर सकता है। कहाँ पे? लोकसभा में उनके लिए सीटें आरक्षित कर सकता है, और जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, शिक्षा के संस्थान होते हैं, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, वहाँ पे जो है वो हम उनके लिए ज़रूरी प्रोविज़न कर सकते हैं, यानी स्टेट करेगा। और इसी का आर्टिकल नंबर 15 का ही एक और क्लॉज है, क्लॉज 5th,
उसमें बोला गया है कि राज्य शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े यानी SC STs के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन का प्रावधान करेगा। अब डिफरेंस क्या है आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में? दोनों में तो शिक्षा की बात की गई है। डिफरेंस ये है कि क्लॉज 4 में जो है वो स्कूली शिक्षा की बात की गई है कि जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था कि जो SC ST का बच्चा होता था उसको कुछ 300 या 400 रुपये ऐसा कुछ दिया जाता था, मतलब उसके लिए थोड़ा स्पेशल एड, ताकि वो बच्चे आएँ स्कूल में पढ़ें किसी न किसी हालत में। और इसके क्लॉज 5 में बोला गया है कि जितने भी हायर एजुकेशन है वहाँ पे उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। आज के टाइम पे 27% जो सीट हैं वो उनके लिए आरक्षित होती हैं, चाहे वो निजी कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, दोनों ही। जैसे हायर एजुकेशन से हम सोच सकते हैं IIT की बात हो रही है, IIM की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये देखा हमने आर्टिकल नंबर 15। स्टार्टिंग में तो बोला गया है कि इस बेस पे राज्य भेदभाव नहीं करेगा, और बाद में बोला राज्य ने ही प्रोविज़न कर दिए हैं कि फ़ीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए और SC ST के लिए जो हम रिज़र्वेशन देखते हैं स्कूल में पढ़ाई के मामले में, वो कहाँ से आता है? आर्टिकल नंबर 15 से आता है। स्कूल में जो हम उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न थोड़ा देखते हैं वो। अब आर्टिकल नंबर 16 पे आते हैं। आर्टिकल नंबर 16 में बोला गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि सबको समान अवसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। समान अवसर से मतलब यहाँ पे है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो हम देखते हैं कि कुछ जगह पे जैसे नौकरियाँ जब मिलती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे भी तो आरक्षण है। तो वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पहले अपॉर्चुनिटी सेम कराई जाए मेन स्ट्रीम में आने तक के लिए, उसके बाद उसका लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहले हम किसी भी वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाएंगे, फिर जब वो उस मेन स्ट्रीम में आ जाएगा उसके बाद हम उसको रिज़र्वेशन का लाभ नहीं देंगे। तो जो हम नौकरियों में अपॉर्चुनिटी ये देखते हैं रिज़र्वेशन, वो आर्टिकल नंबर 16 के तहत देखते हैं। तो इसमें इसकी मेन जो डेफिनेशन है वो क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये तो आर्टिकल नंबर 15 वाले ही हैं, और दो चीज़ें इसमें और जोड़ दी गई हैं, रेजिडेंस और ओरिजिन के आधार पर विभेद नहीं करेगा। बट यहाँ पे एक इसका लूप होल है कि यदि राज्य चाहे तो किसी भी एरिया में अगर स्पेशल कोई जो परिस्थितियाँ हैं तो वो वहाँ के लोगों के लिए उस जगह की नौकरियों को आरक्षित कर सकता है। मान लीजिए कोई स्टेट है, जैसे कि आज के टाइम पे ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, उस स्टेट में स्पेशल मतलब एरिया है, वो ट्राइबल एरिया है और मतलब थोड़ा कटा छटा है, तो वहाँ के लोगों जो एरिया है, वहाँ के एरिया स्पेसिफिक के बारे में वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ के कल्चर के ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, तो वो उस एरिया की जो नौकरियाँ हैं वहाँ के ओरिजिन के लोगों के लिए ही वो आरक्षित कर दी गई हैं। तो वो आज के टाइम पे ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही है। स्टेट चाहे तो ऐसा कर सकती है, और भी दूसरे प्रावधान हुए हैं, परंतु प्रेजेंट सिनेरियो में आंध्र प्रदेश में ही ये एप्लीकेबल है। और फीमेल्स के लिए भी बहुत सी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। तो
तो आर्टिकल नंबर 16 के 3rd क्लॉज में बोला गया है कि महिलाओं के लिए अलग कानून 16 के 3rd क्लॉज में बोला गया है कि राज्य चाहे तो कोई आवास के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर कानून बना सकता है। फीमेल्स के लिए तो इसमें ही था 15 के 3rd में प्रोविज़न। 16 में तो हम नौकरियों की बात कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कि नौकरियों में अवसर की समता होगी, किस आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा, और जहाँ पे स्पेशल कोई एरिया है, स्पेशल वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 17 पे। आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया है अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अस्पृश्यता का अंत, द वर्ड अनटचेबिलिटी, ये सिर्फ एक वर्ड ही नहीं है, बहुत ही मतलब सोचने में ही खराब लगता है कि हाउ कैन, कैसे कोई किसी के साथ मतलब ऐसा व्यवहार कर सकता है, बट ये होता है और हुआ है। तो ये मतलब सोचने में भी बहुत अजीब लगता है कि कैसे यार। तो जब हमें सोचने में इतनी दिक्कत हो रही है तो सोचिए जो जिसके साथ ये होता है, जिसके साथ में हम लोगों ने ये सालों से किया है, उस पर क्या बीतती होगी। ठीक है, तो किसी चीज़ को ना जैसे दिल पे लेके सोच कर ये एनालाइज़ करना चाहिए, उसके बाद एनालाइज़ करना चाहिए कि यार ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 का ये आया है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 आया है। इसके तहत अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात की गई है और इसको एक कानूनी अपराध कर दिया गया है। बट इतना कम जुर्माना है कि फिर भी हमें ये देखने को मिलता है। तो इसका ख़त्म होना मतलब एक स्टूडेंट होने के नाते मैं ये कहती हूँ, या हम लोग मतलब हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ही बेसिक लेवल पे, देखिए आता कहाँ से है ये बात। जब कोई बच्चा बहुत छोटा होता है उसको क्या पता है कि कौन ये है शूद्र है, वैश्य है, कौन जनरल है, कौन ब्राह्मण है, उसको क्या पता होता है। जैसे इसको ना सोच के अभी मुझे प्रेजेंट में एक मूवी याद आ रही है, पीके जो मूवी थी उसमें बोला गया था कि जैसे भाई कहाँ है ठप्पा, धर्म का ठप्पा, कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है। तो उसी को डीप में जाते हैं अगर हम तो पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ है ये ठप्पा, कि ये सो कॉल्ड ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। जैसे मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए किसी एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए पूरी दुनिया की याददाश्त चली जाए, ठीक है, पूरी दुनिया की याददाश्त चली गई, फिर उसके बाद ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए, तो फिर देखिए कौन किसको जानेगा कि कौन क्या है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। नहीं, सभी सेम है ना। तो उसी तरह जन्म तो हम सेम ही लेते हैं ना सब लोग, तो ये कहाँ से आ जाता है। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए और हम लोगों को बेसिक लेवल पे घर से ही, अभी प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मतलब कोई भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वाई वी आर इनकलकेटिंग दिस बैड थिंग इन आवर
चिल्ड्रंस, और वाई हमें नहीं करना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि आखिरकार पैदा तो एक नंगा आदमी हुआ है ना, जाएगा भी वैसे ही, बट आई डोंट नो वाई थोड़ा इसमें जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए, और बेसिक लेवल पर जब हम प्रयास करेंगे तभी ये चीज़ ख़त्म हो पाएगी। बैक टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत मतलब ज़्यादा हो गया ये। आर्टिकल नंबर 18 में बोला गया है कि उपाधियों का अंत होगा, जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि महाराजा, राजा, दीवान, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ऐसी ऐसी उपाधियाँ दी जाती थी। तो मतलब ये एक डेजिग्नेशन होता था किसी भी कि महाराज की जय हो, ऐसे ऐसे बोला जाता था। तो बोला गया कि ये सब उपाधियाँ नहीं ली जाएंगी एक्सेप्ट सेना और एजुकेशन, यानी कि जो कर्नल है, कर्नल ये, मेजर ये, ऐसा ऐसा सेना में उपाधियाँ दी जाएंगी। जैसे डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है आज के टाइम पे एजुकेशन के लेवल पे, लॉयर की जब LLB करते हैं हम उसकी उपाधि मिलती है, PhD की उपाधि मिलती है। तो ये उपाधियाँ मिल सकती हैं। सेना और एजुकेशन को छोड़ के बाकी सभी उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। और 1996 में बोला गया कि जो पद्म श्री है और पद्म विभूषण है, पद्म जो पुरस्कार हैं, उनको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। वो पुरस्कार हैं, वो कोई उपाधियाँ नहीं हैं, उनको भी दिया जा सकता है। जैसे सेना की उपाधियाँ दी जाती है और एजुकेशन की उपाधियाँ दी जाती है, वैसे ही पद्म पुरस्कार भी दिए जाएंगे। 1996 में ये बोला गया, और ये पुरस्कार दिए जाएंगे। बट किसी भी पर्सन को, मान लो जैसे वो मिले हैं, किसी भी पर्सन को पद्म पुरस्कार मिले हैं, तो वो अपने नाम के आगे ये डेजिग्नेशन नहीं लगाएंगे। जैसे कि होता है ना कि डॉक्टर अहमद अंसारी, डॉक्टर ऐसा, डॉक्टर वैसा, तो इस तरह से ऐसा नहीं बोलेंगे कि पद्म विभूषण सम्मानित सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ अवार्ड है, अब उपाधि नहीं है। तो इस तरह बोला गया कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। तो आज हमने देखा समता का अधिकार, और ये आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक है। और हम मौलिक अधिकारों को देखेंगे आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक। अभी हमारा इसका पहला पार्ट हुआ है समता का अधिकार, बाकी अधिकार हम बाद में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।